हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। और बच्चों, बढ़िया बढ़िया पढ़ाई चल रही है, एकदम सीक्वेंस में पढ़ाई चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज बात करने वाले हैं हम अर्जुना सीरीज़। अब देखेंगे तो आपके सामने एक सीरीज़ दी गई है, अर्जुना सीरीज़। इस अर्जुना सीरीज़ के हम पहले चैप्टर जो संबंध एवं फलन जो चल रहा है हमारे पास, उसकी बात करने वाले बच्चों, जिसमें हम फलनों के संयोजन तथा साथ ही साथ व्युत्क्रमणीय फलन को समझेंगे बच्चों, कि फलनों का संयोजन होता क्या है और व्युत्क्रमणीय फलन क्या होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर मान के चलिए फलनों के संयोजन को अगर छोड़ भी दो आप, लेकिन व्युत्क्रमणीय फलन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। फलनों का संयोजन तो बड़ा ईजी है, हार्ड है ही नहीं, तो इसको समझ लेंगे आसानी से। लेकिन व्युत्क्रमणीय फलन अगर नहीं समझ में आता तो फिर आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कौन से में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, इसमें बहुत प्रॉब्लम जाएगी बच्चों। क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम बात करें बच्चों, है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात करें बच्चों, तो उसमें व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को समझ ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते कि क्या है और कैसे है। तो इन दोनों टॉपिक्स की बात करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें आपको के पास सबसे पहले परिभाषा दी है। इस परिभाषा पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम सीधे समझेंगे फलनों का संयोजन होता क्या है। एक्चुअल में ये परिभाषा फलनों के संयोजन की ही है। यहाँ पर दिया भी है, कहता है कि मान लीजिए कि f फॉर्म, या अगर मैं बात करूँ f फॉर्म A to B, अगर मान के चलिए एक फलन है f जो डिफाइंड किया गया बच्चों A से B में, यानी एक सेट A से लेके सेट B में डिफाइंड किया गया है, तथा G इज सच दैट B to C, मतलब अगर G फंक्शन की बात करें बच्चों तो इसको B से C में डिफाइंड किया गया है, दो फलन है, तब f और G का संयोजन गॉस द्वारा निरूपित होता है। तब अगर हम f और g के संयोजन की बात करें तो इसे गॉस द्वारा निरूपित करते हैं, बोलता है तथा फलन गॉस क्या दिया गया आपके पास, A to C दिया है, जो A to C में डिफाइंड है। और गॉस की बात करें बच्चों तो गॉस को हम क्या लिख रहे हैं कि गॉस x इज इक्वल टू g ऑफ fx। एक्चुअल में गॉस नहीं है, ये g ऑफ fx है, बट हम इसको एकदम सरल भाषा में गॉस बोल देते हैं। ठीक है, सो गॉस x इज इक्वल टू g ऑफ fx फॉर ऑल x इज बिलोंग टू a द्वारा परिभाषित होता है। ये बात आपके कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आई होंगी, क्लियर है। अब इस बात को हम समझेंगे बच्चों कि हो क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले कहता है बच्चों, आपके पास एक फलन है, मतलब मान लो लिया जाए आपके पास एक सेट है, हम इस सेट को डिफाइन करते हैं ऐसे। बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, ठीक है। ये हमने कहा, ठीक, एक कॉपी ये, अगेन एक कॉपी ये, क्लियर है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि आपके पास ये सेट A है, ये सेट B है और ये सेट C है। ध्यान से देखिए बच्चों, अब ये सेट A कहाँ बिलोंग, देखो अगर मैंने कहा यहाँ पर एक X एलिमेंट है, यहाँ पर आपके पास एलिमेंट X है। आप ये चीज़ों को देखो, आपके पास ये डायग्राम यहाँ पर भी दिया गया है, उसी डायग्राम को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ एक एलिमेंट X है मेरे पास। अब ये एलिमेंट X, अब ये क्या होगा, A to B क्या है, A से B में कौन डिफाइंड है, कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, तो मैंने कहा फंक्शन f डिफाइंड है। और B से C में कौन सा फंक्शन डिफाइंड है बेटा, वो फंक्शन आपके पास, वो फलन आपके पास G है। अब मैं अगर बात करूँ A से B में चल रहा हूँ, A से B में चल रहा हूँ बच्चों, तो ध्यान से देखिए, मैंने कहा ये फंक्शन x के लिए डिफाइंड है। अब ये ऐसे चला और यहाँ से होकर के यहाँ गया, तो आपके पास यहाँ मिलने वाला क्या है बेटा, यहाँ मिलेगा आपके पास fx। क्या मिलेगा बच्चे, यहाँ पर fx मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे, यहाँ पर आपके पास fx मिलेगा। और ये फंक्शन जो fx चल रहा है, जो fx चल रहा है, अगर इसकी बात करें बच्चों, अगर इसकी बात करें हम g के लिए, तो g से यहाँ पर ये आ जाएगा। और क्या इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या इसको डिफाइन कर सकते हैं, g ऑफ fx, g ऑफ fx। ध्यान से देखिए बच्चों,
अगर मैंने इस फंक्शन में x रखा तो मुझे fx मिला, अगर इस फंक्शन में fx रख रहा हूं तो g ऑफ fx मिल रहा है। अगर मैं इसके कंपोजिशन की बात करूं बच्चों, इसके कंपोजिशन की बात करूं, यानी कि इसके अगर मैं संयोजन की बात करूं तो मेरे पास क्या मिलता है, गॉफ x मिलता है, जिसको ही हम g ऑफ fx बोलते हैं, g ऑफ fx बोलते हैं। सर हमको ये बात समझ में नहीं आई, सर हमको ये बात समझ में नहीं आई, क्या नहीं आई, ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखो इस बात को। मैंने क्या बोला, मेरे पास एक फलन f है जिसका प्रांत क्या है, जिसका प्रांत क्या है बच्चा, जिसके प्रांत को अगर आप समझे तो ये प्रांत है, क्या बेटा, ये प्रांत है, किसके लिए प्रांत है बेटा, फंक्शन f के लिए। और ये क्या बेटा, सह प्रांत है, क्या है, सह प्रांत है, किसके लिए बेटा, किसके लिए बेटा, ये है हमारे पास फंक्शन f के लिए सह प्रांत है। क्लियर इतनी बात। अब ध्यान से देखो, लेकिन अगर मैं g की बात करूं बेटा तो g फंक्शन के लिए ये प्रांत है और ये क्या बेटा, सह प्रांत है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। देखो, जो आपके पास फलन f है, इस फलन के लिए प्रांत आपके पास सेट a है और सह प्रांत आपके पास समुच्चय b है। लेकिन अगर मैं फंक्शन g की बात करूं बच्चों तो इसके लिए प्रांत आपके पास b है और सह प्रांत बेटा आपके पास c है। लेकिन अब ध्यान से देखो ना, अगर मैं इस फंक्शन f के लिए अगर यहाँ से प्रांत से वैल्यू रख रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, प्रांत से वैल्यू रखूंगा तो सहप्रांत की वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर मैं अब g के लिए अगर सहप्रांत से वैल्यू रख रहा हूँ तो प्रांत से वैल्यू रख रहा हूँ इसके, तो ये सहप्रांत वाली वैल्यू मिलेगी। तब जब हमारे पास ये मिलने वाला है, इसको हम बोलते हैं गॉफ x, यानी कि इसको बोलते हैं फलनों का संयोजन, जिसको हम f ऑफ x से भी डिनोट करते हैं। अगर ये बात आपके समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको और इस बात को कुछ ऐसे समझाने वाला हूँ। बड़े ध्यान से देखना बच्चों, बड़े ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे हम चलते हैं, एक पेज लेकर के चलते हैं और इस पेज में हम आपको बताएंगे कि हम इसकी बात करें आगे तो क्या ये कैसे होगा। तो एक मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूँ और इस ब्लैंक पेज की बात करते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा यहाँ इस पेज में। अब अगर इस पेज की बात करें बच्चों तो मैंने कहा कि मेरे पास ये एक सेट ले रहे हैं हम, ठीक है, ये अगेन। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैंने कहा कि मेरे पास ये सेट A है, ये मेरे पास एक सेट A है, ये एक सेट B है और एक सेट C है। मैंने कहा ये फंक्शन f के लिए डिफाइंड है और ये फंक्शन g के लिए डिफाइंड है। अब आपको कह देता हूँ कि मेरे पास एक fx क्या दिया गया है, फंक्शन दिया गया है। ये fx है क्या, तो मैंने कहा ये आपके पास x प्लस 1 है। और अगर मैंने कहा एक gx अलग से फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है बेटा, तो ये फंक्शन मेरे पास है, मान लिया जाए कि x या हम कह सकते हैं 3x, मैंने कहा ये 3x है। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने कहा डोमेन के एलिमेंट अगर अपनी ओर से मैं नेचुरल नंबर रखता हूं, मैंने कहा 1 रख दिए, 2 रख दिए और ये 3 रख दिए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस x की वैल्यू, ध्यान से देखो ना, इस x की वैल्यू यानी इस x की वैल्यू, इसको x की वैल्यू बोलेंगे। अगर यहां से पुट करें तो x यानी कि x की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2। अगर आप यहां पर 2 पुट कर रहे हैं तो 3 आएगा और 3 पुट कर रहे हैं तो 4 आएगा। मतलब आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो इस 1 की इमेज 2 है, इस 2 की इमेज 3 है और इस 3 की इमेज 4 है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब ध्यान से देखो कि मैं कहता हूं कि अब मैं अगर इस फंक्शन g में, अब ये आपके पास डोमेन हो गया, तो मैं अगर 2 रख रहा हूं तो 2 3 जा 6 आएगा, फिर 3 3 जा 9 आएगा और 3 4 जा 12 आएगा। तब अब ध्यान से देखिएगा बच्चों कि इस 2 की इमेज क्या आपके पास 6 है, इस 3 की इमेज क्या है 9 है और इस 4 की इमेज क्या बेटा 12 है। क्लियर है ना, कोई डाउट यहाँ पर नहीं है। तो ध्यान से देखो, अब मेरे पास ये फंक्शन f के लिए, फिर ये g के लिए है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं गॉफ निकालना चाहूँ, अगर मैं गॉफ निकाल रहा हूँ बेटा, तो गॉफ ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला आपको निकालना है गॉफ x, है ना। अब गॉफ x इज इक्वल टू, मैंने आपको भी बताया था कि होता है g ऑफ fx। अब g ऑफ fx है बच्चा, इसका मतलब ध्यान से देखो कि जहां पर देखो ध्यान से,
जहां पर x है वहां पर क्या है, fx है, मतलब जहां x होगा वहां fx रखना है। तो मैंने कहा ये g हो गया, यानी कि अगर ये फंक्शन अगर पुट करे क्या हो गया, g fx, मतलब कि हो जाएगा 3 और ये x के जगह क्या आ जाएगा आपके पास, fx आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, fx आ जाएगा। देखो ना ध्यान से, अगर यहाँ x था तो fx है, तो यहाँ x है तो fx होगा। क्लियर है बेटा? तो ध्यान से देखिए, तो मैं इस fx की वैल्यू को पुट कर देता हूँ। fx की वैल्यू कितना है, 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसी बात को आगे समझेंगे आप, तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x प्लस 3। अब अगर मैं एक बात बोलूँ आप लोगों को, अब मैंने बोला आपके लिए, देखो अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो मैंने बोला फलन के लिए ये डोमेन है, मतलब कि प्रांत है। तो मैं एक बात आप लोगों को ये कह चुका हूं कि ये प्रांत है आपके पास, किसके लिए, फलन है आपके लिए, और ये सह प्रांत है। लेकिन अगर फलन g के लिए चलो बच्चों, लेकिन अगर फलन g के लिए चलो तो ये प्रांत है और ये सह प्रांत है। तभी तो हमारे पास क्या मिल रहा है बेटा, तभी तो हमारे पास क्या मिल रहा है, गॉफ x मिल रहा है। और इस गॉफ x का प्रांत ये होगा और सह प्रांत ये होगा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखो कैसे। अब देखो अगर यहां से मैं प्रांत की वैल्यू पुट करता हूं फंक्शन गॉफ में, तो बड़े ध्यान से देखिए, अगर मैं पुट कर रहा हूं 1 तो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 3, तो 3 1 जा 3, 3 और ये 3 कितना होगा 6। अगर मैंने 1 पुट किया, ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास 6 फाइंड आउट हुआ। लेकिन अगर मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, मतलब 3 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9। और अगर मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास 3 पुट करते हैं तो 3 3 जा 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा 12। क्लियर है? क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? तो बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एक फलन g है, सॉरी f है, जो कहां पर है, जो a से b में है, और एक फलन g है जो कहां पे बच्चा, b से c में है। तो हमारे पास उसका कंपोजिशन मिलता है, उसका संयोजन मिलता है गॉफ, और उसका वो फलन के लिए कहां से कहां पर डिफाइंड है बेटा, वो a टू c में डिफाइंड है। आगे बात समझ में कंपोजिशन क्या होता है, आगे बात समझ में कंपोजिशन क्या होता है। कोई डाउट रहेगा क्या आप लोगों को? अब कोई डाउट होगा क्या? नहीं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंपोजिशन फंक्शन समझ में आ गया। ठीक, आगे बढ़े, ध्यान से देखो। अब आपके पास अगर ध्यान से देखेंगे तो परिभाषा के बाद, अरे यार यहाँ तो एक ब्लैंक पेज था हमारे पास, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल नंबर 15 दिया गया है। अब एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कहता है, उदाहरण नंबर 15 कहता है, मान लीजिए कि f फ्रॉम 2 3 4 5 2 3 4 5 9 और g क्या है 3 4 5 9 से लेकर के 7 11 15। दो फलन इस प्रकार है कि f2 रखते हो तो 3 मिलता है, f3 रखते हो तो 4 मिलता है, f4 रखते हो और f5 रखते हो तो 5 मिल रहा है, और g3 रखते हो बराबर g4 रखते हो तो 7 मिल रहा है, तथा g5 और g9 रखते हो तो 11 मिलता है। तो गॉफ एक यानी गॉफ क्या होगा, तो हमको गॉफ बताना है। ध्यान से देखो बेटा, अब सबसे पहले देखो हम यहाँ पर तैयार करते हैं सेट को, ठीक है, ये ठीक, ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिए चीज़ें क्या हो रही है, आपको सब चीज़ आसानी समझ में आ जाएगी। चलिए अब ध्यान से देखो बेटा, ये आपके पास सेट, सपोज इसको हमने A माना, इसको हमने B माना, उसके बाद ये B है आपका और ये आपका C है। क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं? तो मैंने कहा एक सेट A है, ये B है और ये C है। यहाँ जो फलन होगा वो क्या है, F है आपके पास, और ये जो फलन है वो क्या डिफाइंड होगा आपके पास, G होगा। यहाँ fx होगा और यहाँ पर क्या होगा, gx होगा। ठीक है बेटा, एलिमेंट पुट कर देते हैं। चलो क्या है आपके पास, एलिमेंट हो गया 2 3 4 एंड 5। यहाँ एलिमेंट 3 4 5 एंड 9 है, और ये देखते हैं तो ये हो जाएगा 7 11 और 15 है।
देखो अगर 2 पुट कर रहे हैं आप तो 3 मिल रहा है, अगर 2 पुट कर रहे हैं आप तो आपको क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, क्या मिल रहा है? अगर आप 2 पुट कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 3, अगर आप 3 पुट कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 4, अगर आप 4 और 5 दोनों पुट करते हैं तो 5, मतलब 4 पुट करेंगे तो भी 5 मिलेगा और 5 पुट करेंगे तो भी 5 मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, अब जी में चलते हैं। तो अगर 3 पुट करते हैं तो 7 मिल रहा है और अब 4 भी पुट करते हैं तो 7 ही मिल रहा है बच्चों। आप 5 पुट करते हैं तो आपको 11 मिल रहा है, जबकि आप 9 पुट करते हैं तो भी 11 मिल रहा है बच्चों। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो आपको क्या बोल रहा है? गॉफ ज्ञात करना है। गॉफ क्या होगा? तो गॉफ क्या होगा? सिंपल सी बात है भाई, गॉफ मैंने बताया था, गॉफ आपको जो मिलेगा, गॉफ एक्स जो मिलेगा वो ये यहाँ से यहाँ मिलेगा, मतलब डोमेन ये हो जाएगा, कोडोमेन ये हो जाएगा। तो चलिए हम गॉफ को चेक करते हैं। चलिए हम किसको चेक करते हैं प्यारे बच्चों? गॉफ को चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला क्या मैं गॉफ को गॉफ एक्स लेते हैं। अब अगर गॉफ एक्स लिया तो क्या इस गॉफ एक्स को मैं जी ऑफ एफ एक्स बोल सकता हूं? अभी बताया था आप लोगों को। अब ध्यान से देखो बेटा, जब आपके पास, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आप यहां पर आपके पास कोई फंक्शन दिया नहीं है। अभी हमने इसके पहले वाले उसमें देखा था कि आपको यह फंक्शन गिवन था, लेकिन अब फंक्शन गिवन है क्या? नहीं है। अब जब फंक्शन गिवन नहीं है बच्चों तो कैसे कैसे लिखेंगे? ठीक, उस बात को समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला कि आप यहाँ 2 पुट कर दें। कितना पुट कर दें? 2 पुट कर दें तो देखो क्या आता है। 3 पुट कर दे तो क्या आता है? 4 पुट कर दे तो क्या आता है? 5 पुट कर दे तो क्या आता है? सिंपल सी बात है। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पुट करने वाला हूँ मैं, क्या पुट करूँगा बेटा? 2। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर? गॉफ, आप फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ले लीजिए तो ये जाएगा आपके पास गॉफ, यानी कि गॉफ, अब कितना हो जाएगा? गॉफ 2, तो ये हो जाएगा जी ऑफ F2। अब मुझे बताइए कि इस F2 की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो मैंने बोला ये F3 हो जाएगा। और इस F3 की वैल्यू कितना है बच्चा? इस F3 की वैल्यू कितनी है? सॉरी, इस G3 की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो G3 की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास? 7 होगी। क्लियर है? देखिए अब इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों कि गॉफ 3, अब गॉफ 3 की बात करें बच्चों तो ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं हम जी ऑफ F3 और ये जी के प्लेस में जी, और इस F3 की वैल्यू क्या है? 4 है बच्चों, तो हो जाएगा 4। और जी अगर 4 की बात करें बच्चों तो G4 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 7 है। अगेन हम बात करें बच्चों की गॉफ, अब 4 की बात कर लेते हैं तो इज इक्वल टू, इसको नोट कर सकते हैं जी ऑफ F4, और इसे नोट करेंगे बच्चों तो हो जाएगा आपके जी, और F4 की वैल्यू अगर देखें बच्चों तो F4 की वैल्यू देखो आपके पास क्या है? 5 है, तो हो जाएगा आपके पास 5। और G5 की वैल्यू देखिए बच्चों आप, तो G5 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 11 है, तो ये G5 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी बच्चों? 11। फिर यार बच्चों गॉफ अगर 5 की बात करें बच्चों तो हो जाएगा जी ऑफ F5, और इस F5 की वैल्यू देखिए बच्चों तो G, और F5 की वैल्यू 5, तो ये जी F5 की वैल्यू कितनी है बच्चों? तो ये जी F5 की वैल्यू अगर आप चेक करें तो जी F5 की वैल्यू अगर कितनी हो जाएगी आपके पास? ये 11 हो जाएगी बच्चों। कितनी आपके पास? ये 11 हो जाएगी बच्चों। क्लियर है? क्लियर है? तो अब ध्यान से देखिए बच्चों कि हमारे पास क्या मिल गया? 2 की, 3, 4 और ये 5 के लिए हमने इसको फाइंड आउट कर दिया। क्लियर है बेटा? बढ़ जाए आगे हम लोग। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट वाला उदाहरण क्या दिया गया आपके पास? यदि f फ्रॉम R टू R, यानी कि एक फंक्शन f है जो R से R में है, डिफाइंड है, तथा g फ्रॉम R टू R, ये भी फंक्शन R टू R में डिफाइंड है, तो फलन क्रमशः fx इज इक्वल टू कॉस एक्स तथा gx इज इक्वल टू 3x² द्वारा परिभाषित है, तो गॉफ और फॉग ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि गॉफ
इज डज नॉट इक्वल टू फॉग। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों कि आपके पास एक फंक्शन दिया है एफ एक्स, या अगर मैं बात करूं एक फंक्शन क्या है, एफ है आपके पास, एक फंक्शन एफ है आपके पास जो आर से आर में डिफाइंड है, और फंक्शन आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और एक फंक्शन आपके पास जी एक्स है बच्चों, या जो जी है वो डिफाइंड है बच्चों, ये भी रियल नंबर से रियल नंबर में है, और जो डिफाइंड फंक्शन है बच्चों एफ जी एक्स इज इक्वल टू 3x²। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, गॉफ। देन हम फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा गॉफ। सो गॉफ एक्स, इस गॉफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, जी ऑफ एफ एक्स। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या जी की प्लेस में देखो जी हो गया, लेकिन ध्यान से देखो ना, अगर x था तो ये x² है, अगर इस x के प्लेस में fx है तो इस x के प्लेस में क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। मतलब क्या हम इस बात को कुछ ऐसे ही लिख सकते हैं, क्या हम इस बात को कुछ ऐसे ही लिख सकते हैं कि हो जाएगा 3 इंटू एफ एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बच्चों कि 3 के प्लेस में 3, लेकिन इस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, cos x है, तो हो जाएगा cos x का होल स्क्वायर, और इस बात को लिख सकते हैं बच्चों 3 cos² x ऐसे, या इसी टर्म को बच्चों कुछ हम ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे नहीं है कि हम इसको ऐसे ही रख दें, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों। ध्यान से देखो दूसरा तरीका, कुछ टीचर इसको ऐसे भी बताते हैं कि जो गॉफ एक्स है बच्चों उसको हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। क्लियर है। अब ध्यान से देखो बच्चों, देखो तो ये फंक्शन देखो, जहां पर इस गॉफ देखो जी के जगह जी, इस x के जगह fx था तो हमने इस x के जगह fx लिखे थे, पर अब मैं क्या बोलता हूं कि इस g के प्लेस में g रख दो, लेकिन क्या इस fx के प्लेस में इस fx की वैल्यू रख दें cos x, तो ये हम पुट कर रहे हैं cos x। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये gx है तो ये देखो g cos x है, तो जहां देखो x है तो x², तो cos x है तो cos x², मतलब 3 और हो जाएगा cos x ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 3 cos² x। आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, बात एक ही है बच्चों। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, अब सेकेंड बात क्या बोल रहा है आपके पास, गॉफ x तो निकाल दिए, लेकिन बेटा आपके पास fog x भी निकालने बोल रहा है। अब देखो अगर मैं fog x की बात करूं तो fog x कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, तो इसको लिखेंगे f ऑफ gx। ध्यान से देखो तो देखो f ऑफ gx, देखो अगर x था तो x है, अगर gx है तो gx आएगा, तो हो जाएगा cos और ये हो जाएगा आपके पास gx। देखो x के प्लेस में gx आ गया, अब gx की वैल्यू पुट कर दो, तो हो जाएगा cos और gx की वैल्यू हो जाएगा बेटा 3x²। तो अब देखेंगे कि आपके पास गॉफ x की वैल्यू 3 cos² x है, लेकिन fog x की वैल्यू cos 3x² है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि जो आपके पास fog x है वो डज नॉट इक्वल टू है गॉफ x के। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, वेरीफाई हो चुका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब परिभाषित फलन कहता है, परिभाषा दिया गया आपके पास 9, कहता है फलन f फ्रॉम x टू y व्युत्क्रमणीय यानी इन्वर्टिबल कहलाता है, व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि एक फलन g y टू x का अस्तित्व इस प्रकार हो कि गॉफ इज इक्वल टू ix और fog इज इक्वल टू iy है। तो क्या बोलता है, फलन g को फलन f का प्रतिलोम मतलब इन्वर्स कहते हैं और इसे प्रतीक f इन्वर्स द्वारा प्रकट करते हैं। अब ये बात है क्या बच्चों, बड़े ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चों, इस बात को हम आपको समझाना चाहेंगे। डेफिनेशन पे उतना ध्यान मत दो, डेफिनेशन अगर आप समझने बैठोगे ना तो आपको आसानी से समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो बच्चों। मैंने कहा आपके पास एक फंक्शन है f जो x टू y में है, और एक फंक्शन g है जो y टू x में है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, तो अब ध्यान से देखो। अब अगर मैं बात करूं बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपके पास, मान लिया जाए
एक सेट ये हो गया और ये एक हो गया 2। ध्यान से देखो बेटा, अगर मैंने इसको x कहा तो ये मेरे पास y होगा। तो फंक्शन एक f जो फंक्शन f है वो x से y में है बेटा, x से y में है। और जो आपके पास फंक्शन g है वो y to x में है। इसका मतलब जो फलन f है इसके लिए डोमेन x है, इसके लिए डोमेन क्या है, x है, मतलब प्रांत x है, और जो सहप्रांत है वो y है। लेकिन जो फलन g है उसके लिए प्रांत क्या हो गया, आपके पास y है, और सहप्रांत क्या हो गया, x है। अगर ऐसा है तो ये व्युत्क्रमणीय फलन होगा। बात समझ लो क्या बात कह रहा है। कहता है कि अगर आपके पास कोई फलन x है तो अगर ये प्रांत x है और सहप्रांत y है, तो भाई अगर एक फलन g होगा तो उसका प्रांत y होना चाहिए और सहप्रांत x होना चाहिए। तब फलन g को हम फलन f का इनवर्स फलन कहते हैं, प्रतिलोम फलन कहते हैं बच्चों। क्लियर बात है। और इसमें एक बात ये होनी चाहिए कि जो आपके पास गॉफ जो फलन आने वाला या गॉफ x जो फलन आने वाला है वो आई x के बराबर हो, और जो आपके पास फॉग अगर मैं बात करूँ y जो फलन आएगा वो आई y के बराबर हो, तब हम कहेंगे कि आपके पास कैसा है, ये प्रतिलोम फलन होगा। नहीं समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। प्रतिलोम फलन होने के लिए एक बात मैं आपको कह रहा हूं कि अगर कोई फलन f था उसका डोमेन अगर x है, कोडोमेन y है, तो फलन g के लिए मैं कहूंगा जो y है वो प्रांत बन जाएगा और सहप्रांत क्या हो जाएगा, आपके पास x हो जाएगा। तब इस फलन g को मैं जब इस फलन g को मैं इस फलन f का प्रतिलोम कहूंगा और इस g को मैं f इनवर्स से रिप्रेजेंट करूंगा बेटा, f इनवर्स से रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर बात है। ध्यान से देखना, इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं और इस एग्जांपल के तहत हम आपको बताना चाहेंगे। ध्यान से देखो, आपके पास उदाहरण नंबर 17 दिया है। कहता है मान लीजिए कि f फ्रॉम n टू y, बड़े ध्यान से देखना क्या दिया है, f फ्रॉम n टू y है। अब n टू y है, इसका मतलब एक फलन दिया गया आपके पास f जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है और कोडोमेन y है, ठीक है। और फलन दिया है f(x) बराबर 4x + 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां y बराबर दिया है, y इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और जो y है y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x + 3 किसी x इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए। इसका मतलब याद रखो, इसका कहने का मतलब क्या है। इसके कहने का मतलब है बच्चा, जो सहप्रांत है वही कहीं ना कहीं परिसर भी है, वही कहीं ना कहीं क्या है बेटा, परिसर भी है। तो सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय और प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। तो एक बात और बता देता हूं बच्चों, आपको याद रखना, व्युत्क्रमणीय फलन होने के लिए किसी भी फलन को, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ बड़े नोट को याद रखिएगा बच्चों, जो मैं नोट लिखने वाला हूँ उस नोट को याद रखेंगे बच्चों, कि जो आपके पास किसी फलन के, यहाँ लिख देता हूँ, किसी फलन के व्युत्क्रमणीय होने के लिए उस फलन को क्या होना चाहिए, एक तथा आच्छादक दोनों होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है बच्चों तो फलन कभी भी व्युत्क्रमणीय फलन नहीं होगा। क्लियर है। तो इस नोट को आप हमेशा याद रखेंगे प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखो। इसीलिए इस y को बड़े इससे डिफाइन किया गया है। तो भाई आपके पास फलन दिया गया है, इस फलन के व्युत्क्रमणीय
यानी हमको देखना है कि ये जो फलन f है वो व्युत्क्रमणीय फलन होना चाहिए। अब व्युत्क्रमणीय फलन होना चाहिए, इसका मतलब है बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एक बात बोलूँ आप लोगों को, तो सबसे पहले कि इस फलन को या इस fx को मैं y बोल सकता हूँ, तो y बराबर 4x प्लस 3। अब यहाँ x की वैल्यू निकाल लो, तो x इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, तो होगा y माइनस 3/4। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? यही जो x मिला बच्चों, ये आपके पास gy है, और gy इज इक्वल टू y माइनस 3/4 है। और लास्ट में हम यही बताएंगे बच्चों आप लोगों को कि जो फलन आपने फाइंड आउट किया है gy, यही आपके पास क्या होगा, यही आपके पास क्या होगा बच्चा, तो ये f इनवर्स होगा बच्चों। क्या होगा? f इनवर्स होगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम निकालेंगे गॉफ। क्या निकालेंगे बेटा? गॉफ। तो गॉफ इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं g ऑफ fx, और इसको लिख सकते हैं g ऑफ fx है। तो क्या मैं देखो, ये फंक्शन हमारे पास क्या है, g वाला फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है बेटा? g वाला फंक्शन है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि देखो अगर मैं एक बात बोलूँ आप लोगों को, तो ये अगर गॉफ x है, देखो ये क्या है, गॉफ है, गॉफ इज इक्वल टू आई एक्स आ रहा है, गॉफ इज इक्वल टू आई एक्स आ रहा है, तब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इसको लिखेंगे तो हो जाएगा g के प्लेस में g रख देते हैं और इस fx की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो fx की वैल्यू कितनी है? fx की वैल्यू है बच्चों 4x प्लस 3। क्लियर है? अब देखो g और ये x के प्लेस में, ये y के प्लेस में, तो इस y के प्लेस में पूरा का पूरा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4x प्लस 3 और ये माइनस 3 अपान कितना हो जाएगा बच्चों 4। देखो 3 से 3 कैंसल, तो ये हमारे पास क्या मिल गया 4x अपान 4। ये 4 से 4 कैंसल, क्या आ गया बच्चों x। इसका मतलब है जो आपके पास गॉफ x है, गॉफ x इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब ये x बराबर ही का मतलब ix है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं फॉग अगर फाइंड करना चाहता हूं कि फॉग क्या मिलेगा मेरे पास y, तो फॉग y इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ gy। ध्यान से देखो इस f के प्लेस में f, लेकिन fy की वैल्यू क्या है, तो fy की वैल्यू gy की वैल्यू क्या है, तो y माइनस 3 अपॉन क्या हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, आगे चलते हैं। तो जाएगा, अब देखो इस f के प्लेस, देखो f और ये पूरा x के प्लेस में है, तो अब ये x की वैल्यू रखो, तो हो जाएगा बेटा आपके पास फॉग y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 4 है ना। अब देखो ध्यान से, अब इस x के प्लेस में रखेंगे तो हो जाएगा 4 और ये x की वैल्यू y माइनस 3/4 और हो जाएगा आपके पास प्लस 3। देखो ये 4 से 4 कैंसल, तो इज इक्वल टू y माइनस 3 प्लस 3। सो दिस इक्वल टू प्लस 3 माइनस 3 कैंसल, सो y। तो आपके पास फॉग y इज इक्वल टू y मिल गया, जिसको हम आई वाई नोट करेंगे। तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि अगर गॉफ एक यानी गॉफ इज इक्वल टू आई एक्स और फॉग इज इक्वल टू आई वाई मिल जाता है, तब फलन g जो होगा वो f का प्रतिलोम फलन होगा। तो अब ध्यान से देखो, तो हम क्या बोलेंगे, अतः फलन g फलन y का फलन x का फलन f का प्रतिलोम फलन होगा। ठीक है, वेरीफाई कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, यानी व्युत्क्रमणीय हो गया। प्रतिलोम मतलब व्युत्क्रमणीय हो गया। प्रतिलोम फलन भी कहती है। जब प्रतिलोम फलन मतलब ये जो आपके पास जी वाई लिखे हो ना, अब इस जी वाई को आप इस एफेक्ट जी एक्स के टर्म में लिख दो, तो इसको लिखेंगे एक्स माइनस 3/4 इज इक्वल टू एफ इनवर्स। ये आपका क्या हो गया बेटा, तो ये आपके पास क्या हो गया, तब कहेंगे कि हमारे पास ये एक
व्युत्क्रमणीय फलन या प्रतिलोम फलन मिल गया। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है? तो इस प्रकार से आप व्युत्क्रमणीय फलन को निकाल सकते हैं। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी बात याद रखना कि जो आपके पास फलन f(x) बराबर 4x + 3 था, तो बेटा अगर आपको ऐसा नहीं बनता तो दूसरा तरीका एक है। मैंने बोला व्युत्क्रमणीय फलन कब होगा? जब वो एक भी होगा और आच्छादक भी होगा। अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या है आपके पास? तो बेटा वो व्युत्क्रमणीय फलन होगा। ठीक है, इसका मतलब इस फलन को आप एक और आच्छादक बता दीजिए, तो कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है। तो आप एक और आच्छादी के टर्म में भी, मतलब कि वही पहले x मान लूँ, है ना, x1 x2 इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और बता दो कि ये 1 1 है, यानी एक है, फिर बता दो कि ये आच्छादक भी है, तो फिर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर आप एक और आच्छादिक बता देते हैं तो फलन क्या? व्युत्क्रमणीय फलन है। आप ऐसे भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है? यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई डाउट आ रहा है कि बच्चों? कोई डाउट आपको नहीं आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं बच्चों इसके बाद नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से हम विदा चाहेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।